और जेन ने आपस में एक कंपटीशन करने का डिसाइड किया है। क्या आप जानते हैं कि वो किस बारे में compete कर रहे हैं? उन्होंने अपने बगीचे को सुंदर प्लांट से सजाने की जिम्मेदारी ली थी। तो ये पूरा कंपटीशन किसके बारे में है? ये एक प्लांट को लगाने और पालने से जुड़ा एक साधारण कंपटीशन था। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जिसका भी प्लांट पहले बढ़ेगा और उस पर फूल आएंगे, वो ही इस कंपटीशन का विजेता होगा। जेन ने कुछ बीज बोए, जबकि जारा ने चतुराई से एक गुलाब की ब्रांच लगाई। जारा ने यह कैसे किया? उसने एक पूरी तरह से उगे हुए प्लांट की डाली को काटा जिस पर कुछ बड भी थे। फिर उसने बहुत सावधानी से उसे गीली मिट्टी में लगा दिया। कुछ ही दिनों में जारा के गुलाब के प्लांट के रूट्स और शूट्स बढ़ने लग गए थे। जेन के प्लांट का क्या हाल था? वो सिर्फ जमीन के ऊपर दिखने लगा था। कुछ ही हफ्तों में जारा के गुलाब के प्लांट पर एक सुंदर गुलाब आ जाता है और वो कंपटीशन जीत जाती है। जो मेथड जारा ने यूज किया था उसे क्या कहते हैं? खैर, हम इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जब एक पेरेंट प्लांट के शरीर का हिस्सा एक नए प्लांट्स को जन्म देता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के इस मेथड को यूज करने के लिए हम एक प्लांट के स्टेम, लीव्स, रूट्स या शूट्स का उपयोग कर सकते हैं। यहां एक प्लांट को कितने इंडिविजुअल पेरेंट प्लांट्स की जरूरत है? सिर्फ एक। और इसलिए हम इसे रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मोड कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन के मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या था जो इस कंपटीशन में देखा गया? ये नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने का बहुत ही तेज तरीका था और इसे सीड की जर्मिनेशन के लंबे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ा। हम इसके और भी कई फायदों के बारे में हमारे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कि किन दूसरे तरीकों से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे बेसिक तरीका है कटिंग का प्रोसेस। प्लांट का एक हिस्सा कट किया जाता है और मिट्टी में लगा दिया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यहां कटिंग पर कम से कम कुछ बड्स मौजूद हों। जैसे ही कटिंग गीली मिट्टी में या मैन्योर में लगाई जाती है, उसके रूट्स बढ़ने लगते हैं और उसके खुद के शूट्स आने लगते हैं और अंत में एक नया प्लांट बन जाएगा। दूसरे प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स होते हैं जो शामिल होते हैं। दो प्लांट्स? ये कैसे मुमकिन है? ये कुछ ऐसे काम करता है। एक प्लांट यहां एक मैच्योर प्लांट है जिसके रूट्स हैं। दूसरा एक डिजायर्ड प्लांट, यानी कि हमें जो प्लांट चाहिए उससे ली गई कटिंग है। मैच्योर्ड प्लांट को स्टॉक कहा जाता है, जबकि कटिंग को सायन कहा जाता है। मेन प्लांट पर एक स्लांट कट किया जाता है और वैसा ही एक कट सायन के बेस पर किया जाता है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और हमें बहुत ध्यान से उनके कैम्बियम या उनके वैस्कुलर टिश्यूज को एक सीधे तरीके से रखना होता है। ये पाइप्स की तरह काम करते हैं जो मटेरियल्स को एक नए सायन तक पहुंचने में मदद करेंगे। अगर ये अलाइन नहीं होते हैं तो सायन न्यूट्रिशन की कमी के कारण सूख जाएगा। क्या हमें कुछ और करना पड़ेगा? एक बार जैसे ही ये दो कट किए हुए हिस्से जोड़ दिए जाते हैं तो ये जरूरी है कि इन्हें एक कपड़े से बांधा जाए। हमें इसे एक पॉलीथीन शीट के साथ भी कवर करना होगा, इसे किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों में क्या होगा? दोनों प्लांट्स के जख्म भर जाएंगे और सेल्स जुड़ जाएंगे और एक सिंगल प्लांट बन जाएगा। तब सायन स्टॉक का एक अहम हिस्सा बन जाएगा और उसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा और वो फूल और फल भी देगा। आपके ख्याल से रिप्रोडक्शन के ऐसे मेथड के क्या फायदे हैं? सायन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं वो स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिल जाएंगे। सायन थोड़े ही समय में बीज और फूल भी प्रोड्यूस कर पाएगा। यहाँ कुछ और तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैं जो हम अपने अगले लेसन में देखेंगे। हमें यकीन है कि आपको इन्हें सीखने में मजा आएगा। प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा है। कटिंग और ग्राफ्टिंग, बिल्कुल सही। क्या आप जानते हैं कि ग्राफ्टिंग देखने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। यहां कई तरीके हैं जिनसे हम अलग अलग प्लांट्स को ग्राफ्ट कर सकते हैं। हम ये सीख चुके हैं कि मेन प्लांट को स्टॉक कहते हैं, जबकि कटे हुए हिस्से को सायन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस हिस्से के पास बेहतर विशेषताएं होंगी? जाहिर है सायन के पास। हमें जो विशेषताएं चाहिए वो कटे हुए हिस्से जो कि सायन है उसमें होती हैं। यहां कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम स्टॉक और सायन को एक कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग के दो मेन मेथड्स हैं, सायन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। सायन ग्राफ्टिंग में जरूरी नहीं कि स्टॉक पूरी तरह से एक बड़ा हुआ प्लांट हो, वो एक स्टंप या बिना किसी ब्रांचेस के एक स्टेम हो सकता है। दूसरी ओर आमतौर पर स्टॉक एक ऐसा प्लांट होता है जिसे पेस्ट्स और रोगों से कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये न्यूट्रिशन का मेन सोर्स होता है, इसका एक बहुत अच्छा रूट सिस्टम होता है। सायन को स्टॉक के साथ कई तरीकों से ग्राफ्ट किया जा सकता है। पहले वाले को व्हिप या टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है?
सायन और स्टॉक दोनों ही समान डायमीटर के होते हैं। एक बार ये पता लग जाने के बाद स्टॉक के ऊपर के एंड और कटिंग के बेस के एंड को तिरछे तरीके से काटा जाता है। अब इन दोनों कटे हुए एंड्स को देखिए। क्या आपने कभी जिगसॉ पजल खेली है? क्या आपको याद आ रहा है कि कैसे एक टुकड़ा दूसरे में फिट होता है? इसी तरह से सायन का एक तिरछा एंड स्टॉक में बिल्कुल फिट बैठेगा। एक बार जैसे ही ये हो जाता है तो हम इन्हें एक कपड़े के टुकड़े के साथ मजबूती से बांध देंगे। कुछ ही दिनों में दोनों एक हो जाएंगे और एक सिंगल प्लांट की तरफ बढ़ने लगेंगे। सायन ग्राफ्टिंग के दूसरे मेथड को वेज ग्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक वेज कैसे दिखता है? वो बिल्कुल उसी शेप का होता है जिसमें सायन कट किया जाता है। लेकिन स्टॉक का क्या? स्टॉक पर एक वी शेप की कटिंग की जाती है। इस वी शेप की कटिंग सायन के वेज को स्टॉक में फिट होने में मदद करती है। दोनों को बांधने का सेम प्रोसीजर दोहराया जाता है और प्लांट फिर एक होकर बढ़ने लग जाता है। यहां एक और मेथड है जिससे सायन ग्राफ्टिंग की जा सकती है। इस मेथड में स्टॉक का डायमीटर सायन के कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। अब इस क्राउन को देखिए और सोचिए कि इस प्रकार की ग्राफ्टिंग इस क्राउन से कैसे मेल खाती है। स्टॉक इतना चौड़ा है कि कई सायन्स इसके सर्कमफ्रेंस के चारों ओर रखे जा सकते हैं। लंबे वेजेस वी शेप्ड कट्स में फिट होंगे और उन्हें एक साथ बांधा जाएगा। लेकिन यहां इस प्लेन सरफेस के बारे में आपका क्या कहना है? खैर, स्टंप को सूखने से रोकने के लिए हम यहां ग्राफ्टिंग वैक्स लगा सकते हैं। ये टेक्निक्स अमेजिंग है ना? क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ ज्यादातर प्लांट्स इन मेथड से रिप्रोड्यूस किए जाते हैं? ये टेक्निक्स बहुत ही असरदार हैं और ये कम समय में ज्यादा प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने में मदद करती हैं। और इन टेक्निक से प्लांट्स की न सिर्फ अच्छी क्वांटिटी मिलती है बल्कि अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। आपको क्या लगता है कि बड ग्राफ्टिंग क्या है? जैसे कि नाम सुझाता है, सायन एक ब्रांच के बजाय एक बड होगा। बड ग्राफ्टिंग में स्टॉक पर एक टी शेप का कट किया जाता है। एक बार जैसे ही ये हो जाता है, बड को बीच में रख दिया जाता है और मजबूती से बांध दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों में क्या होगा? बड बढ़ जाएगा और अपने टिश्यूज को स्टॉक प्लांट में फैला देगा और उनके साथ एक हो जाएगा। ये एकता एक न्यूट्रिशन प्राप्त करने में और बड को बढ़ने में मदद करेगी। जब प्लांट बढ़ जाएगा तो नए बड की विशेषताएं प्लांट में आ जाएंगी। इस प्रकार ये ग्राफ्टिंग का एक और सफल तरीका होगा। आप अपने बगीचे के प्लांट्स के साथ इनमें से कुछ टेक्निक्स को ट्राई क्यों नहीं करके देखते? हमें यकीन है कि ये बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। हमारे अगले लेसन में हम लेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और इंटरेस्टिंग तरीका है। इस लेसन में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एक और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्टिंग के केस में सायन और स्टॉक को एक होने में काफी समय लगता है। जैसे ही ये हो जाता है, नए शूट्स को बढ़ने में कुछ और महीने लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इसे कैसे टाल सकते हैं? यहां एक और तरीका है जिसे लेयरिंग कहा जाता है, जो प्लांट्स को तेजी से रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये लेयरिंग का प्रोसेस आखिर है क्या? ये प्रोसेस कैसे काम करता है? यहां दो प्रकार के लेयरिंग हैं जो कि की जा सकती हैं। चलिए पहले वाले को देखते हैं। प्लांट के सबसे निचले ब्रांच को इस तरह से मोड़ा जाता है। इसका एक छोटा सा हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ है। प्लांट ब्रांच कटी नहीं है, लेकिन वो मेन हिस्से से जुड़ी रहती है। ये सुनिश्चित करेगा कि उस हिस्से को मेन प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता रहे। इस आधे दबे प्लांट ब्रांच को लेयर कहते हैं। प्लांट के दबे हुए हिस्से को क्या होता है? उसकी रूट्स बढ़ने लगती हैं और मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन लेने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद इस हिस्से को मेन प्लांट से काटा जा सकता है और हमारे पास एक नया इंडिपेंडेंट प्लांट होगा। क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है? जो हमने अभी पढ़ा उसे माउंड लेयरिंग कहते हैं। ये माउंड लेयरिंग उन प्लांट्स की मदद करता है जिनकी ब्रांचेस मिट्टी के नजदीक होती हैं और आसानी से मोड़ी जा सकती हैं। लेकिन उन प्लांट्स का क्या जो इस प्रकार मोड़े नहीं जा सकते? ऐसे प्लांट्स के लिए क्या हमारे पास कोई दूसरी टेक्निक है? जी हाँ, बिल्कुल। हम दूसरी टेक्निक का यूज करते हैं जिसे एयर लेयरिंग कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एयर लेयरिंग। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है? खैर, ब्रांच के एक हिस्से पर एक कट किया जाता है और अंदर के टिश्यूज दिखने लगते हैं। इस खुले हिस्से को फिर मॉस या कॉटन से ढक दिया जाता है और एक पॉलीथीन बैग से बांध दिया जाता है। इसके ऊपर के ब्रांच पर एक मिट्टी का मटका रस्सी से बांध दिया जाता है, जो उसके बेस से कटिंग तक मूव करता है। रस्सी को कट किए गए हिस्से पर लपेटा जाता है और जब पानी को मिट्टी के मटके में डाला जाता है तो वो कटिंग पर बूंद बूंद करके गिरने लगता है और कुछ ही दिनों में प्लांट के इस कट किए गए हिस्से पर रूट्स आ जाती हैं। अब हम ऐसे हिस्से के साथ क्या करेंगे? खैर, हम उस हिस्से को कट करेंगे और फिर उसे मिट्टी में लगा देंगे। रूट्स को मिट्टी से न्यूट्रिशन मिलने लगेगा
और उसकी जगह एक नया प्लांट बढ़ने लग जाएगा। प्लांट्स जैसे कि अनार और लीची इसी तरह से उगाए जाते हैं। क्यों, है ना ये प्लांट्स का प्रोपिगेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। ये मेथड्स जेनेटिकली समान प्लांट्स को बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे प्लांट्स की सिर्फ एक ही खामी है और वो है जेनेटिक वेरिएशंस की कमी। जब भी पर्यावरण में कोई भारी बदलाव होगा तो ये ऐसे प्लांट्स के जीवन को खतरे में डाल देगा। हमारे अगले लेसन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आखिरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा मेथड है स्पोर्स द्वारा। आपको क्या लगता है कि कौन से प्लांट्स ये कर सकते हैं? अगर स्पोर्स को रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है तो इन स्पोर्स को कौन प्रोड्यूस करता है? खैर, यहां कुछ सिंपल मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स हैं जिनके पास रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए वो होते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्या आपने कभी एक ब्रेड के पैकेट को लंबे समय तक छोड़ा है? आप ये जानते हैं ना कि बनने के बाद ब्रेड को कुछ दिनों में खा लेना जरूरी होता है। क्या होगा अगर इसे कुछ दिनों में नहीं खाया जाता है? तो उसके सरफेस पर फंगस की एक लेयर आ जाती है। वो फंगस ब्रेड पर एक ग्रेइश व्हाइट कॉटन के लेयर की जैसे होती है। उसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। अगर आप इस ग्रोथ को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ये अमेजिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये एक टिपिकल फंगल बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। अब इसमें ये रूट्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को माइसीलियम कहते हैं। ये संपूर्ण माइसीलियम हाइफे नाम के इन छोटे स्ट्रक्चर्स से बना होता है। और क्या आप इस सिंगल स्टॉक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर कहलाता है और इस पर बैठे इस बैग जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इस बैग में स्पोर्स होते हैं जो मैच्योर होने पर बाहर निकलकर किसी होस्ट बॉडी पर सेटल हो जाते हैं और वहीं पे नए फंगस उगते हैं। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होता है? स्पोरेंजिया में बहुत छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स को सुरक्षित रखने के लिए इस ब्लॉब की दीवारें मोटी होती हैं और ये इन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाती है। कुछ दिनों बाद जब ब्लॉब मैच्योर हो जाता है और स्पोर्स बिखर जाते हैं, इसे स्पोर्स का सेल्फ डिस्पर्सल कहते हैं। जैसे ही एक बार ये ब्रेड के सरफेस पर गिर जाता है तो ये माइटोसिस से मल्टीप्लाई होते हैं और एक नया राइजोपस बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रेड को इस केस में क्या कहा जाता है? इसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है। और इसका क्या मतलब है? एक ऐसा बेस जिस पर ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेते हैं उसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है। जो हमने अभी पढ़ा वो स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन का एक एसेक्सुअल मेथड है। रिप्रोडक्शन के इस तरीके में सिंगल पेरेंट नए इंडिविजुअल्स को बनाने में शामिल था। हमारे अगले वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसे साइंस द्वारा मदद मिलती है।